लेट हो गया। क्यों लेट हुआ पता है? आपके क्लास में कुछ इतने महानुभाव लोग हैं ना, बार बार फोन करके मेरे से बात कर रहे हैं और कह क्या रहे हैं पता है? सर आज क्लास लंबा मत लेना, नहीं तो मेरा छूट जाएगा। मैंने अभी परसों की ही क्लास नहीं पढ़ पाया। कौन कौन था नाम तो बताओ, नाम पूछने पे नाम फोन काट दे रहा था। कौन कौन था भाई बताओ? हाँ, अरे कौन कौन था भाई? हम्म हम्म कौन कौन था? फोन किया था बताओ कौन कौन था? अमर जी तुम थे? अरे नाम तो बता दो भैया, कौन कौन था? क्लास से डरता है, पढ़ने से डरता है। यानी आप लोग पीछे का भाई नहीं पढ़ पाए हो जो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने कल परसों। निशांत सिंह लास्ट में डाउट बताया जाता, अभी नहीं। अरे कौन कौन था भैया? मैं सबका नंबर चेक करूंगा। लास्ट में जिसको भी डाउट पूछना लास्ट में पूछे भैया, अभी नहीं। कौन कौन था? हाँ कि सर क्लास आज लंबा मत लीजिए, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ लोग कर रहे थे आज सर क्लास में मत लीजिए। हाँ चलो भैया ठीक, कोई बात नहीं। आज मैं ज्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। अच्छा कौन कौन कंप्लीट कर चुका है जो मैं कल और परसों केमिस्ट्री और फिजिक्स का लंबा क्लास लिया था? कौन कौन कंप्लीट कर चुका है बताओ, सभी लोग ईमानदारी से बताना। सब लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो कौन मना कर रहा था क्लास लेने से मुझे? यहाँ पे कौन मना कर रहा था भाई? हर्षित बहुत दिन बाद क्लास में नजर आए हो, क्या बात है? हाँ हाँ हर्षित यादव तुम्ही से कह रहा हूं मैं। चलो भाई आज ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, छोटा सा लूंगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने लारेंज बल के बारे में पढ़ा था ना? हम्म चलिए इसके आगे चलते हैं। तो अब आप सभी लोग आगे हेडिंग डालिएगा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक चुंबकीय क्षेत्र है ना, जहां पे कोई कण उसके लंबवत प्रवेश करे। लंबवत प्रवेश करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कटपिट का मतलब क्या हुआ? कटपिट का मतलब क्या है? इस कटपिट का मतलब क्या है बताओ? ये कटपिट कटपिट मैं किया हूं, इसका मतलब क्या है? ये कटपिट कटपिट किया हूं, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब क्या है? अरे बताओगे? कोई बताएगा मुझे? कटपिट किया हूं इसका मतलब क्या है? हम्म बताओ। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कैसा है? मैं चुंबकीय क्षेत्र तो किधर है, अंदर की ओर है कि बाहर की ओर? अंदर की ओर है ना। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है? अंदर की ओर। अगर इसमें बाहर से इस साइड ऐसे ऐसे कोई भी वेग से कोई कण गति करता हुआ अंदर जाए, क्यों आवे इसका कोई कण, तो बताओ इस कण का पथ कैसा होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता। कोई कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो बताओ उस कण का पथ कैसा होता है, कण किस तरह से गति करता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो बताओ वह कण किस प्रकार से गति करेगा? बताओ। देखो आप अगर इस दाहिने हाथ का प्रयोग करोगे ना, पता चल जाएगा कैसे गति करेगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र क्या अंदर की ओर है, तो मैं ये अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर ऐसे डाल दिया और अंगूठा कण ऐसे गति किया, कण ऐसे आया, तो मैंने अंगूठा को वेग की दिशा में लगा दिया, तो कण कैसे जाएगा? इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा ना।
इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कण कोई अभिलंबवत प्रवेश करता तो उसका गति ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। मतलब एक तरह से आप देखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण अगर अभिलंबवत प्रवेश करता है तो उस कण की जो गति होती है वृत्ताकार होती है। आपने दो चीजें पढ़ी हैं, अगर विद्युतीय क्षेत्र में कण लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ जो है क्या, परवलयाकार होता है। लेकिन यहीं पे अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ जो होता है वृत्ताकार होता है। पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। दो पॉइंट्स है आपके। अगर चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र में कण लंबवत प्रवेश करता है तो पथ परवलयाकार होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो पथ जो होता है वृत्ताकार होता है। ये दो पॉइंट्स है, आपको ये जानना चाहिए। तो हेडिंग डालिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र में कण लंबवत प्रवेश, यदि चुंबकीय क्षेत्र में कण लंबवत प्रवेश करता है तब क्या होगा, यह हेडिंग डालिएगा। ठीक है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, विद्युतीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। तो ध्यान देना सभी लोग, क्या ध्यान देना है, इधर ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, इधर ध्यान देना सभी लोग। क्या, यदि कोई कण, कोई आवेश Q v वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तब पथ क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। पथ कैसा हो जाता है उसका, वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, कण जब प्रवेश करता है तो पथ वृत्ताकार हो जाता है, और वृत्ताकार पथ का जो अभिकेंद्र बल होता है वही इसे चुंबकीय क्षेत्र से प्राप्त होता है ना। तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या होता है, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, है ना। क्लास 11th अभिकेंद्र बल पढ़े होंगे। अगर कोई वृत्ताकार इस तरह से वृत्त पे अगर कोई गति करता है तो उसे केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। ऐसा आप लोग क्लास 11th में पढ़े नहीं? नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, जान लीजिए। और कोई कण अगर वृत्त पे इस तरह से गति करता है तो इसे केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं, और अभिकेंद्र बल का मान होता है mv²/r। ये अभिकेंद्र बल का मान होता है। ठीक है, तो अगर वही वृत्त के रूप में गति करता है तो यहाँ पे अभिकेंद्र बल जरूर कार्य करेगा। तो यहाँ पे अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, F = mv²/r। ये जो अभिकेंद्र बल होता है, यह अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता है, यह अभिकेंद्र बल जो होता है, यह अभिकेंद्र बल होता है जो यह यह अभिकेंद्र बल होता है जो यह चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। ये जो अभिकेंद्र बल होता है ना, ये चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। चुंबकीय बल क्या होता है, F = यहाँ पे क्या हो जाए, QVB sin थीटा से प्राप्त हो जाता है। ये अभिकेंद्र बल है ना, ये चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है, चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो ये देखो F है, ये भी F है, तो दोनों F बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों F बराबर हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह भी F है और यह भी F है, दोनों F बराबर हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हम एम वी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? एम वी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? बताओ, दोनों बराबर कर सकते हैं क्या ऐसा? अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे? ऐसा लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो यह भी जो है ना, इस भी से कट जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, और यहाँ पे थीटा का जो एंगल है 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा लंबवत प्रवेश करता है, जब लंबवत प्रवेश करेगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। हाँ, थीटा 90 अंश हो जाएगा तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान देना, एम बी अपान आर, एम बी अपान आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बी से बी कट चुका है तो यहाँ पे क्यू बी बचेगा, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी अपान क्यू बी, ये आर इज इक्वल टू बचेगा। यह उस वृत्त की त्रिज्या जिस वृत्त में वह कण गति करता है। अगर वृत्ताकार होता है, यह वृत्ताकार होता तो उस वृत्त की यह त्रिज्या है एम बी अपान क्यू बी। क्या वृत्त की त्रिज्या है, एम बी अपान क्यू बी, यह क्या, पथ की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मैं कितना बताऊं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम। नोट कर लीजिए सभी लोग इसे। एम क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा तो मैं बता देना चाहता हूं, यहां पे एम क्या है, यम है आवेश का द्रव्यमान, भी क्या है, आवेश का वेग, वेग, और क्यू क्या है, आवेश पर, जो आवेश होता है कण पर आवेश, आवेश है। ठीक है, क्यू आवेश है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र। ठीक है, ये सभी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट करिए सभी लोग जल्दी से। पीडीएफ चेंज करना है हमें। कर दूंगा आज पीडीएफ अपलोड, अपलोड आज कर लूंगा पीडीएफ। हर्षित यादव लास्ट तक बने रहो, मैं आपका हैंड ड्राइव ले लूंगा। लास्ट तक बने रहो, क्लास के बीच में किसी का हैंड ड्राइव नहीं, आप इसे नोट कर लो। तो चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग, ये हो चुका होगा आप लोगों का। एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको, हाँ ये फार्मूला याद कर लेना, त्रिज्या आर इज इक्वल टू एम बी अपान क्यू बी, ये फार्मूला आप सभी लोग याद कर लेना। ठीक है, ये फार्मूला क्या कर लेना, याद कर लेना ना। एक क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मैं करा दे रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देख लेना, ये क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। कोई आवेशित कण है, उसका वेग दोगुना कर दिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाता है, कर दिया जाए तो वेग का पथ कितना हो जाएगा। देखो आप जानते हो त्रिज्या r इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी अपान क्यू बी। स्टार्टिंग की त्रिज्या
तो R1 लिख देते हैं, ठीक है। प्रारंभिक त्रिज्या लिख कर, प्रारंभिक त्रिज्या यहाँ R1 लिख देते हैं, द्रव्यमान को m1 और द्रव्यमान तो m1 है, Q आवेश है और इसे n1 लिख देते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। ये प्रारंभिक कंडीशन हो गया। अब बाद वाला कंडीशन क्या है, ठीक है, अंतिम कंडीशन क्या है। अंतिम कंडीशन में अंतिम त्रिज्या में क्या हो जाएगा, हम लोग R2 मानते हैं, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान तो सेम रहेगा। जैसे मान लो आप दौड़ रहे हो तो दौड़ तो वही आवेश रहा है जो आवेश पहले था, लेकिन इसका वेग क्या हो जाता है, 2v1 हो जाता है, वेग दुगना हो जाता है, तथा Q आवेश भी वही होता है, लेकिन इसका जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ आधा हो जाता है। ये पूरा सिस्टम। तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं, R1 अपान R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv1 अपान qv1 अपान m2v1 अपान qv1 अपान 2, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो mv1 m ये कट जाएगा, q ये कट जाएगा, हाँ सब कट जाएंगे। बताओ कितना बचेगा, अरे बताओगे, हाँ अरे बताओ कितना होगा, अरे कोई तो बताए भाई। अब यहां तक पहुंच गए, नहीं बता पाओगे तो भी बेकार हो आप लोग। फिर मुझे तो लगता है आप लोगों को किसी टुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए अगर आपको नहीं आ रहा है इसके आगे तो। अरे बताओ भाई कितना होगा इसका वैल्यू, हाँ m/2 बता रहे हैं, 4 बता रहे हैं, बताओ R2 का मान कितना होगा बताओ। देखो R2 तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो R1 अपान R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ सब चीजें कर चुकी, ऊपर 1 अपान 1 है, नीचे होल अपान क्या है 2 अपान 1/2 है, ठीक ना, 2 अपान 1/2 है। तो यहां से अगर ऊपर जाएगा तो R1 इज इक्वल टू R2 अपान 1 अपान 4 हो जाएगा। R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4R1 हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी ना। बी वाला आपका ऑप्शन होगा। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, तो इनकी त्रिज्या किसकी अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान गतिज ऊर्जा से एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, तो इसमें से त्रिज्या किसकी होगी बताओ। R इज इक्वल टू क्या होता है, mv अपान qb होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, दोनों पे आवेश कितना होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी दोनों पे आवेश समान हो जाएगा। समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब दोनों का बी समान हो जाएगा, वेग भी समान है, बताया है क्वेश्चन में। तो किसकी त्रिज्या अधिक होगी बताओ, किसकी त्रिज्या अधिक होगी। अरे किसकी त्रिज्या अधिक होगी, कोई बताएगा, बताओ। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या अधिक होगी या फिर प्रोटॉन की त्रिज्या अधिक होगी, हाँ बताओ। देखो आप जानते हो कि R इज प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। अब जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी त्रिज्या अधिक होगी। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, आपको नहीं याद हो तो याद कर लेना, ये इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। तो यहाँ पे किसकी त्रिज्या अधिक हो जाएगी, ए प्रोटॉन की त्रिज्या अधिक हो जाएगी। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करता तो उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार पथ होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे ना। देखो यहाँ पे बी चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से जाने वाला कण लगने वाला बल F का मान होगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QVB हो जाएगा ना। F इज इक्वल टू QVB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पे, हाँ F इज इक्वल टू QVB हो जाएगा। क्यों भाई, है ना, लंबवत जाएगा तो साइन थीटा का मान 0 1 हो जाएगा, हाँ ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन वेग v के समांतर गमन करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में कहा रहा है कि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में कैसा गमन करता है, समांतर गमन करता है। समांतर गमन करता है तो उस पे उसका क्या बल क्या हो जाएगा। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में
कोई आवेश जाता है तो उस पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी बी साइन थीटा होता है। तो आपको बताना है कि समांतर गमन करता है, तो यहाँ पे समांतर गमन करता है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा है? समांतर में थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होता है, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, क्यू बी बी, देखो क्यू बी बी साइन 0 के यहाँ पे 0 रख देना, सब 0 हो जाएगा, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना, 0 0 आएगा। देखो मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, नियत चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कणों का विक्षेप जो होता है उसके वेग के अनुक्रमानुपाती होता है ना, उसके वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताओ क्या होता है, हाँ, वेग के अनुक्रमानुपाती, वेग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, बताओ। सीधी सी बात है, नियत अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान हो, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे तो उसका गमन, उसका विक्षेप क्या होगा, बताओ। विक्षेप क्या होगा, वेग के अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि आप जानते हो बल F जो इलेक्ट्रॉन लगेगा क्या लगा, क्यू बी बी साइन थीटा लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करता है, अगर नियत चुंबकीय क्षेत्र है तो ये F जो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वेग के हो जाएगा, तो वेग के अनुक्रमानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जब कोई कण, इसे छोड़िए क्वेश्चन को, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा ना, त्रिज्या से इन सभी टॉपिक से आया कि नहीं समझ में, बताओ ना। अब लिखिएगा सभी लोग, आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल आप लोग जानते हो, आवर्तकाल T इज इक्वल टू होता है 2 पाई R अपान V, ये आवर्तकाल होता है ना। T इज इक्वल टू 2 पाई R अपान V, ये आवर्तकाल का फार्मूला होता है। शायद आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अभी से याद कर लो, ठीक है। ठीक है, आप लोग जानते हो त्रिज्या R इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी अपान एम बी, ये होता है। क्या होता है बताओ, त्रिज्या R इक्वल टू क्या होता है, एम बी अपान क्यू बी ना, एन बी अपान क्यू बी। कुछ लोग करें यस सर, अभी अभी मैंने बताया तो अभी अभी यस सर लिख रहे हैं। एम बी अपान क्यू बी होता है ना। अब इस आर का वैल्यू, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आवर्तकाल T इक्वल टू क्या, 2 पाई एम भी अपान क्यू बी, ये अपान भी हो जाएगा, है ना। तो यहां से आवर्तकाल T का मान क्या हो जाएगा, 2 पाई एम भी अपान भी क्यू बी, ये हो जाएगा। अब यहां से देखो, ये भी जो है भी से कट जाएगा, यहां से आपका आवर्तकाल T का मान क्या जाएगा बताओ, 2 पाई एम अपान क्यू बी, ये आ जाएगा, ठीक है। आवर्तकाल T का मान 2 पाई एम अपान क्यू बी आ जाएगा। फार्मूला याद कर लेना, ये पूछा जाता है एग्जाम में आवर्तकाल से संबंधित क्वेश्चन। हाँ, आप लोग जानते हो आर क्या है, यहाँ पे त्रिज्या थी, मैंने आर इज इक्वल टू एम बी अपान क्यू बी अभी अभी आया है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, कट पीट के आपका ये आ गया, ठीक है, समझे, है ना। यहां तक समझ में आया सभी लोगों को, बताओ। जी सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान देना, अब इसके बाद हम लोग आवृत्ति पढ़ेंगे, ये आवर्तकाल हो गया, आवृत्ति पढ़ेंगे। आवृत्ति, आवृत्ति भी क्लास 11 में आपने पढ़े होंगे कि आवृत्ति n इज इक्वल टू आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, n इज इक्वल टू 1 अपान टी होता है। अगर इसको t के स्थान पे इसका वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई m अपान क्यू बी, क्यू बी 2 पाई एम अपान क्यू बी, ये वैल्यू हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, क्यू बी अपान 2 पाई एम, ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज देख रहे हो क्या, ये जो है आवर्तकाल हो चाहे आवृत्ति हो, दोनों में वेग है क्या, अरे वेग है क्या, आवर्तकाल हो या फिर आवृत्ति हो, इसमें वेलोसिटी है क्या, वेग है क्या ना, नहीं है ना। तो आप लोग समझ सकते हो आवर्तकाल पर वेग का प्रभाव या आवृत्ति पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। आवर्तकाल
काल या आवृत्ति पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। आवर्त काल या आवृत्ति पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वेग चाहे जितना बढ़ा लें घटा लें, आवर्त काल वही रहेगा, आवृत्ति वही रहेगा। ठीक है, पड़ेगा प्रभाव तो केवल आवेश का और चुंबकीय क्षेत्र बी का और यम, यम मतलब द्रव्यमान यम का। समझ में आया ये पॉइंट? नोट करो सभी लोग, फटाफट नोट करो। हो गया? आज ज्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगा, आप लोग परेशान मत होना। कुछ लोग बार बार फोन कर रहे थे, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आज, कल लंबा लूंगा, कल 2-2.5 घंटा पढ़ाऊंगा, 3 घंटा करीब। कल 9 बजे से 11-12 बजे तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं छोड़ूंगा, ये करा लूंगा तब। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, ये आवर्त काल का फार्मूला हो गया, ये आवृत्ति का फार्मूला हो गया। शायद आप लोग आवर्त काल और आवृत्ति ये दोनों बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 11 में पढ़े हो ना आप लोग? पढ़ा तो होंगे ही। हाँ, जैसे आवर्त काल किसे कहा जाता है? आपका कॉलेज है, आप कॉलेज जा रहे हो तो कितना समय लग रहा है, उसी को आवर्त काल कहेंगे। मान लो 1 घंटे का समय लग रहा है, उसे आवर्त काल कहेंगे ना, उसे आवर्त काल। यानी एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहा जाता है। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? आवर्त काल कहा जाता है। आवृत्ति की बात करें तो आवर्त काल का व्युत्क्रम आवृत्ति कहा जाता है, या फिर 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ये सब दोनों चीज आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जब आप छोटे छोटे थे, जब साइकिल चलाना सीख रहे थे, है ना, क्या और कुछ नादानियां कर रहे थे, या नादानियां करने स्टार्ट ही किए थे, तभी आप लोग पढ़े होंगे, है ना। समझे? यही टी का मतलब आवर्त काल होता है, यन का मतलब आवृत्ति होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, कुछ आवर्त काल से संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना, आवर्त काल T = 2πm/qb, ये याद करने वाली चीजें हैं। याद करोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं याद करोगे तो और बढ़िया रहेगा। चलिए इधर देखिए, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है कि प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से कोई मतलब ही नहीं होता आवर्त काल में, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। तो परिकमल काल कहो या आवर्त काल कहो, T1 T2 है, तब इसका अनुपात आपको बताना है। बताओ, ये बताओ। है ना, तब इसका आपको परिक्रमण काल या आवर्त काल बताना है। कैसे बताओगे आप लोग? जानते हो, देखो T1 किसके लिए है भाई? T1 आपका प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है? आपने प्रूव किया था क्या? 2πmp मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान अपान QP, प्रोटॉन पर आवेश इंटू समान चुंबकीय क्षेत्र, तो B लिखेंगे, अपान हो जाएगा T2 क्या है भाई? अल्फा कण है। देखो भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो मत पढ़े, क्योंकि भाई सिंपल बात है, मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकता आप लोगों को, मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता हूं। मैं चाहता तो ये सब क्वेश्चन नहीं कराता, बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट होता। जो लेक्चर आपका 7 घंटे 8 घंटे में हो रहा है, वो लेक्चर 3 घंटे 4 घंटे में हो जाता। लेकिन ये सब क्वेश्चन आपकी किताब में है और आपको पढ़ना है, भले आपके एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए। जब सिलेबस में है और आपको पढ़ना है, पढ़ने को कहा गया है, तो पढ़े हुए क्यों नहीं? बताओ। जब क्रैश कोर्स होगा तो उसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, उसमें हल्का हल्का पढ़ा दूंगा जो बोर्ड के लायक होगा। लेकिन लॉन्ग कोर्स सुने, इसमें तो पढ़ो, क्या पढ़ोगे तभी दिमाग डेवलप होगा। आप क्लास 12th में हैं तो 12th के लायक तभी दिमाग होगा ना आपका, और नहीं पढ़ोगे तो 12th के लायक दिमाग ही नहीं होगा। सिंपल सी बातें हैं। दिमाग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या? आपको क्या करना है? अपने आप को मजबूत करना है, आपको समझना है।
ये नहीं कि छोड़ देना है। जब जो चीजें नहीं होती हैं तो क्या करते हो आप लोग? ट्राई करते हो होने के लिए ना। किसी से बोलना चाहते हो, अगर वो नहीं बोलते हैं आपसे तो क्या करते हो आप? उसका पीछा करते हो, योजना बनाते हो, बोलने की प्रयास करते हो, है ना। छोड़ तो नहीं देते हो ना किसी को, तो इसे क्यों छोड़ोगे भाई? हाँ, इसे क्यों छोड़ोगे बताओ? हाँ, चलो ध्यान दो यहाँ पे 2 पाई, और देखो अल्फा कर तो यम अल्फा लिख देते हैं, अल्फा का द्रव्यमान अपान क्यू अल्फा लिख देते हैं, अल्फा का द्रव्यमान इंटू पी। ठीक है, ये ध्यान देना, ये 2 पाई से कट जाएगा, बी से कट जाएगा, T1 अपान T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? बताओ क्या हो जाएगा? हाँ, एम पी क्यू अल्फा अपान क्या हो जाएगा बताओ? एम अल्फा क्यू पी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, बताओ? अरे बताओ हाँ या ना, ये होगा कि नहीं? हाँ बताओ। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए कि यम अल्फा इज इक्वल टू होता है 2mp, यानी अल्फा का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान का दुगना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगना होता है, और अल्फा कण पर जो आवेश, नहीं दुगना नहीं, 4 गुना होता है, सॉरी 4 गुना होता है। ठीक है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है क्यू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है, आवेश का 2 गुना होता है, क्यूपी के 2 गुना होता है। समझ रहे हो? यानी 2 अल्फा मिलकर, सॉरी 2 प्रोटॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। ये इसका द्रव्यमान 4 गुना होता है, इसका आवेश जो है 2 गुना होता है। तो यहाँ पे रखिएगा, जहां पे यम अल्फा वहां पे 4mp लिख देते हैं, जहां पे क्यू अल्फा वहां पे 2mq लिख देते हैं। तो T1 अपान T2 इज इक्वल टू यम अल्फा के यहाँ बताओ क्या लिखेंगे? 4mp, और नहीं यम नहीं, यम पी है तो यम पी छोड़ देते हैं, क्यू अल्फा के यहाँ क्या लिखते हैं? 2qp लिखते हैं, अपान यम अल्फा के यहाँ पे 4mp। ठीक है, और क्यूपी को क्यूपी छोड़ देते हैं, है ना। अब ध्यान दो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, T1 अपान T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपान 2 हो जाएगा। T1 अपान T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 1 अपान 2 हो जाएगा, और सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको यही नहीं आ रहा था कि अल्फा का यम अल्फा जो होता है 4, यानी अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। आपको ये नहीं आ रहा होगा, आप ये बचपन में पढ़ने वाला चीजें थी। अगर बचपन में पढ़े होते, बचपन में नादानियां, बचपन में गलती नहीं किए होते, तो ये आपको दिक्कत नहीं हुआ होता। आप तो ये कक्षा 9th में पढ़े होंगे ना, 9th में तो आपको कुछ अलग काम कर रहे थे। हाँ, लड़कियां और लड़कियां सब लोग अलग अलग काम कर रहे थे। तो बचपन में जो गलती करते हो उसकी बुढ़ापे में, जवानी में भरपाई करनी पड़ती है, यहां से यह सिद्ध होता है। अगर आज नहीं पढ़ोगे तो कल आपको पढ़ना पड़ेगा, या कल आपको कठिन काम करना पड़ेगा। ये जिंदगी की सच्चाई है, अगर समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो नहीं समझोगे। अगर समय आप बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। अगर मान लो, इसे नोट करो सभी लोग पहले, नोट कर लिए सभी लोग? तो ये क्वेश्चन का जवाब कौन बता लेगा बताओ?
ये क्वेश्चन का जवाब कौन बता लेगा? ABCD करने लगे? ABCD करने लगे सब? यार इतना मेहनत से पढ़ाओ, मैं तो अब सोच रहा हूँ अगली बार से बस थियरी थियरी पढ़ा के काम खत्म करूंगा यार। इतना मेहनत से पढ़ाओ, आपको कुछ आता जाता नहीं है, फिर क्यों पढ़ाऊं मैं? हाँ, फिर कौन पढ़ाऊं, क्यों पढ़ाऊं मैं आप लोगों को? मैं नीचे कर देता हूँ, दिखा नहीं रहा तो। अगर ये क्वेश्चन नहीं बताओगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसके आगे, क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा मैं। और ये क्वेश्चन नहीं बताया ना आप लोग, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं पाते हो। फिर चुपचाप थियरी पढ़ाऊंगा, समझ लो 2 क्लास 3 क्लास में अभी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेंगी। जितेंद्र, सागर, सुषमा, ये क्वेश्चन जो नहीं कराया, मैं देखूंगा कि कितने % लोग सही जवाब दे रहे हैं। इसमें पोल लग जाएगा ना? बिल्कुल पोल तो लग ही जाएगा। चलो क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन का मैं ए नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 1 हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 1 मिनट 4 हो गया, ठीक है। मैं 1 मिनट का समय देता हूं आप लोगों को, ये पोल है, देखता हूं कितने % लोग इसका सही जवाब देते हैं। अगर सभी लोग सही जवाब देंगे, 1 मिनट के समय के अंदर आपको जवाब देना है। मैक्सिमम लोग सही जवाब देंगे तभी मैं आगे पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये सच्चाई से बताओ, टाइम ओवर हो गया है और पोल का रिजल्ट क्या है देखिए। अभी ABCD किए हैं सब लोग, सी बता रहे हैं। देखो 3 कण है PQR। देखो अब से मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल एकदम कम कराऊंगा, आंतरिक प्रश्न एकदम कम कराऊंगा, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ते तो गलत नहीं होता, सिंपल बात है, मैं समझ गया हूँ। 2-3 बच्चों को छोड़कर कोई नहीं पढ़ रहा भाई। 2-3 बच्चों के लिए मैं PDF में एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल दे दूंगा, कर लेना आप लोग, ठीक है ना। मैं यही करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना, मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तब तो जून 15 जुलाई 20 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, क्योंकि पढ़ नहीं रहे हो आप लोग। देखो क्या है, PQR आपके 3 आवेश हैं, PQR 3 आवेश हैं, चुंबकीय क्षेत्र में इसी तरह से जा रहे हैं। मैं यहाँ पे इसका फिगर बना रहा हूँ, ध्यान देना। ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, क्योंकि पढ़ाओ अगर क्वेश्चन का जवाब आता है ना, तब पढ़ाने में मजा आता है कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग मेहनत कर रहे हो। 2-4 लोगों को थोड़ी ना पढ़ाता हूँ, मैं सबको पढ़ाता हूँ, और आप लोग जवाब नहीं देते हो।
हाँ, इस तरह से। हाँ, मैं क्वेश्चन को थोड़ा कुछ टाइम बदले ऊपर कर देता हूँ, फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 3 कड़ हैं। एक तो है इस तरह ऐसे चल जा रहा है, ऐसे इस साइड से ऐसे चल जा रहा है, एक सीधे चला जा रहा है, एक ऐसे चला जा रहा है। 3 कड़ जा रहे हैं। ऐसे जाने वाला P है, ऐसे जाने वाला क्या है, Q है, और ऐसे जाने वाला R है। ठीक है, इस साइड से ऐसे ऐसे। पोल हटा दिया हूं मैं। ठीक है, पोल साइड कर दिया हूं, हटा भी दिया हूं। ठीक है, इससे ऐसे ऐसे है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें यह पूछ रहा है पी क्यू आर धनावेश ऋणावेश और उदासीन क्या होगा। इतना दिमाग आपको लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मैंने आपको बताया था कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो उस पर बल कार्य करता है, और वह बल क्या होता है, बल क्या होता है। पोल कहाँ पे है यार, पोल तो नहीं है, पोल साइड हो चुका है, पोल कंप्लीट हो चुका है, पोल कंप्लीट हो चुका है भाई। पोल हट गया, पोल में अब पोल हट गया। हाँ, चलिए चलिए, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि लगने वाला कार्य करने वाला बल या फिर इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। अगर बताओ जरा, अगर कोई उदासीन होता है, उदासीन का मतलब क्या होता है, उस पर आवेश शून्य होता है। उदासीन का मतलब यही होता है ना, उस पर आवेश शून्य होता है। हाँ, उदासीन का मतलब क्या होता है, यही होता है ना, उस पर आवेश शून्य होता है भाई। क्यों भाई, हाँ, आवेश शून्य होता है। अगर कोई कण सीधे चला जा रहा है, अगर कोई आवेश शून्य होगा तो इस पे कार्य करने वाला बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि क्यू का मान शून्य रखें, सब शून्य शून्य हो जाएगा। और कोई कण सीधे जा रहा है, इसका मतलब क्या, क्यू पर आवेश नहीं है, क्यू पर आवेश नहीं है, क्यू पर आवेश नहीं है मतलब उदासीन है। सीधी सी बात है, उदासीन किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में। अब धन ऋण से आपको देखना नहीं है, बी वाला ऑप्शन आप सही कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, बताओ। बी वाला ऑप्शन आप सही कर सकते थे। हाँ, सीधी सी बात है, बी इधर नहीं जा रही, नहीं इधर जा रही, मतलब किधर भी नहीं जा रहा है, मतलब उदासीन है तभी तो किधर भी नहीं जा रहा है, सीधे निकल जा रहा है। हाँ, और ए और पी क्यू का, पी आर का देखना ही नहीं है। मुझे क्या, दरअसल आज एक लड़के के फादर ने मुझे फोन किया था कि सर आप न्यूमेरिकल अच्छा कराते हैं, ज्यादा कराते हैं, सही करते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ना होना चाहिए। लेकिन सर सच्चाई है कि आप अपने बच्चों से एक बार एक क्वेश्चन पूछ के देखना कितने बच्चे बता पाते हैं, जो कि मैंने आज देख लिया नहीं बता पाते हो, जबकि एकदम बेसिक क्वेश्चन था। थोड़ा सा भी ये होता ना आपके दिमाग में तो कर सकते थे, थोड़ा सा भी पढ़ा होते तो कर सकते थे इस क्वेश्चन को। सीधी सी बात है, ये न तो ऊपर जा रही न इधर जा रही, मतलब इस पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, ये उदासीन है तभी तो सीधे जा रही है, और उदासीन बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। सर आप क्वेश्चन कराते हो, लेक्चर लंबा हो जाता है, 15 घंटे 20 घंटे में आप चैप्टर कंप्लीट करते हो सर, लेकिन सर 10 भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं न्यूमेरिकल, सब स्किप कर देते हैं। सर वो भी शायद टीचर ही थे सर, मैं भी टीचर हूँ सर, आपको पढ़ाने से क्या मतलब जब पढ़ते ही नहीं बच्चे थे, मत पढ़ाओ सर, ये उसी लायक है। 2 4 5 लोग हैं जो आगे चल के आईआईटी नीट की तैयारी करेंगे। अरे 1 2% ज्यादा से नहीं होता, मुझे कम से कम 60 70% लोग सही जवाब देना चाहिए था ना। हाँ? बस इसमें से 10 20 बच्चे होंगे जो देंगे, और इसके चक्कर में आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
और सभी बच्चे क्या सोच रहे हैं, सर बहुत कठिन फिजिक्स है। ऐसा कर रहे थे हमसे। शायद वो दिल्ली में थे, दिल्ली में टीचर वगैरह थे। सर आप जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए सर, ये न्यूमेरिकल ओमेरिकल मत पढ़ाइए, कोई क्वेश्चन मत कराइए, एकदम थ्योरी थ्योरी पढ़ा के काम कंप्लीट कर दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था। मैंने कहा सर मैं एक बार टेस्ट लेकर पूछूंगा, बताऊंगा सर आपको। उनका नंबर भी मैंने सेव किया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी बातें सही थी। 2-3 बच्चे बस बता पाए, इसका मतलब आप लोग बस मजे लेने के लिए क्लास में आते हो, पढ़ते होते हो नहीं। मैं क्लास बंद करके उनसे बात करूंगा। 2-4 बच्चों का गलत होता तो चलता, लेकिन कोई नहीं बता पाया। मतलब कुल मिला जुला के कल मैंने जो क्लास लिया था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाला, वो सब बेकार था, आप लोग पढ़े नहीं। शायद अगर आपने पढ़ा होता तो ये कंसेप्ट नहीं दिमाग में आया होता आपके। देखो बात पढ़ाने ना पढ़ाने की नहीं है, मैं वैसे भी पढ़ा दूंगा न्यूमेरिकल, वैसे भी नहीं पढ़ा सकता हूँ, है ना। ईमानदारी से जरा सभी लोग बताना, ईमानदारी से बताना कि क्या आप लोगों ने कल का दिशा निकालने वाला पूरा सिस्टम समझ में आया था और आपने अपने से भी ट्राई किया था, सभी लोग बताना प्लीज, ईमानदारी से बताना। देखो मैं फिर से पोल एक लगा रहा हूं, मैं यस या नो में जाना चाहता हूं, मुझे एक सच्चाई चाहिए, मुझे वाई और यन नहीं, ठीक है। मैं पोल लगा दिया हूं ये 60 सेकंड के लिए, प्लीज मुझे सच्चाई बताइएगा आप लोग, एकदम सही से बताइएगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा प्लीज। ये पोल आप सभी के सामने है, बताइएगा सभी लोग। बताइएगा। पोल आप सभी के सामने ही है, 25 सेकंड और बचे हैं। अरे कल नेट खत्म हुआ था, आज का पूरा दिन बाकी था ना आपके पास। तो इस हिसाब से मुझे पढ़ाने से क्या मतलब निकलेगा बताओ, कोई मुझे बताए क्या मतलब निकलेगा। हाँ मुझे कोई पढ़ाने का मतलब निकलेगा क्या? अगर बताओ जिसको प्यास लगा है उसको पानी दोगे तो पिएगा, जिसको प्यास ही नहीं लगा उसे पानी दोगे तो पिएगा क्या? उन्होंने मुझसे पूछा था, वो पानी को गिरा देगा और इससे मेरा भी समय बेकार होगा, मेरा भी डेटा, आप लोगों का डेटा खराब होगा, है ना। इसमें कुछ फायदा नहीं होगा इसमें। चलिए, और हाँ इस क्वेश्चन का जवाब बता देता हूं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, तभी तो ये सीधे सीधे निकल जा रहा है, यानी क्यू वाला तो उदासीन हो गया। अब हम देखो ये इस साइड जा रहा, मुझे नहीं पता कि कौन इसमें इलेक्ट्रॉन है कौन प्रोटॉन है, मुझे नहीं पता है। हम आपका ये हथेली का नियम लगाएंगे, इस हथेली में ये जो अंगुलियां होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाती है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, चूंकि यहाँ पे क्रॉस है अंदर की ओर हो गया, ठीक है। और जो है यहाँ पे ये अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये अंदर जा रही है, उंगलियां ये अंदर जा रही है। और जो अंगूठा होता है ये इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है
कण के वेग के दिशा में ये होता है, ठीक है, होता है ना। तो बताओ इसके ऊपर धक्का ऊपर की ओर देना, यानी ऊपर की ओर जो बल लगेगा, इधर किधर का लगेगा, ऊपर की ओर जो बल लगेगा वो धनात्मक आवेश का लगेगा, है ना, धन का लगेगा। भाई सीधी सी बात मैंने बताया था कि ये अंगूठे के नियम से कोई भी निकलता। अरे यार मैंने बताया नहीं था, ये वाला क्वेश्चन भी कराया था यार मैंने, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी कराया था मैंने, कराया था मैंने। उसमें मैंने बताया था कि नियम में क्या होता है, कोई भी अंगूठा का नियम लगाते हैं तो धनात्मक आवेश का बल बताता है। अगर हम देखना चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंदर की ओर मैंने हाथ लगाया, अंगूठा इधर से कण गति कर रहा है, प्रवेश ऐसे कर रहा है ना, तो अंगूठा इधर हो गया तो बल ऊपर की ओर लग रहा है, मतलब ऊपर की ओर पी जो जा रहा है ये क्या हो जाएगा, ये धनावेश हो जाएगा। और इसके विपरीत नीचे की ओर जो आर जा रहा है ये ऋणावेश हो जाएगा। ये तो मैंने बताया था कल यार, आपने ये क्वेश्चन नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत आगे तक जाओगे, बहुत आगे तक जाओगे, बहुत बढ़िया। मैं तो सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, अब तो मैं कर रहा हूँ सिलेबस जुलाई 15 जुलाई तक कंप्लीट होगा, 15 जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट होगा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हाँ अगले साल से मैं जो बैच लॉन्च करूंगा ना, 2 बैच लॉन्च करूंगा। एक बैच होगा एकदम लो बैच होगा जिसका सिलेबस 60-70 दिन में कंप्लीट करने का गारंटी लूंगा मैं, और एक बैच होगा हाई बैच जिसका सिलेबस मैं कम से कम 180 दिन में या 180 घंटे में 180 लेक्चर में कंप्लीट करने की करूंगा। इस बार गलती हो गई मेरी से, पिछले बैच के बच्चे अच्छे थे, वो लोग जितना पढ़ा दो पूरा पढ़ के आते थे। पहली बात तो आप लोग लाइव नहीं आते हो, करीब 600 700 या 800 लोग, 800 शायद 800 लोग के प्लस ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन लाइव कितने लोग आते हैं, 70 से 80 लोग, पढ़ने नहीं आते हो आप लोग। फिर आखिर पढ़ाने का मतलब क्या है? किसी दिन 80 82 85 लोग आओगे, किसी दिन नहीं आओगे, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आप लोग अपना बेकार कर रहे हो, मेरा थोड़ी नहीं। चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन का जवाब तो हो ही गया ना, बंद करते हैं, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। आगे आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा कि अगर कोई आवेशित कण, अगर कोई आवेशित कण, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पे किसी कोण पर फेंका जाता है, जब कण, जब कण कैसा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा अंश के कोण पर प्रवेश करता है, जब कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा अंश के कोण पर प्रवेश करता है तब क्या होगा, ठीक है। जब कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा अंश के कोण पर प्रवेश करता है तब क्या होगा। देखिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई कण इस तरह से थीटा अंश के कोण पर प्रवेश करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी इस साइड है, ठीक है, लेकिन कण कैसे इसे थीटा कोण बनाते हुए ऐसे प्रवेश कर रहा है तब क्या, ठीक है, ध्यान देना। तो इस पे कार्य करने वाला बल अब क्या हुआ, क्यू बी बी साइन थीटा होगा कि नहीं। अगर इसका वेग, यदि जहां भी क्या है, कण का वेग है और क्यू आवेश है, ये होगा ना, बताओ यही होगा, यही होगा ना, ना यही होगा ना। अब ध्यान देना सभी लोग, ये जो थीटा कोण होगा ना, ये थीटा कोण जो होगा ना, ये जो थीटा कोण एंगल है ना, है ना, इसे हम लोग दो भागों में वियोजित कर सकते हैं। ये जो पास वाला होता है ना, ये इसको बी कास थीटा लिखा जाता है और इस दूर वाले को बी साइन थीटा लिखा जाता है,
जैसा आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो याद कर लो, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, इस टाइप का जो कण होगा ना, इस पे दो वेग चल रहा है। क्या? दो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे लग रहा है, सॉरी इसे भी कास थीटा, एक मिनट, ये भी कास थीटा होगा, ये भी सॉरी भी साइन थीटा होगा, ये भी कास थीटा होगा। तो इसमें कण क्या है? दो वेग लग रहा है। पहला वेग क्या है? इस कण को ऐसे ऐसे ऊपर की ओर ले जा रही है, दूसरा वेग इसको आगे ले जा रही है। इस समय कण का जो पथ होगा ऐसे होगा, ऐसे, मतलब कण इस तरह से गति करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो वेग है जो इसको आगे की मतलब ऐसे गोला की ओर ले जा रहा है, ऊपर वाला वेग ऐसे घुमा रहा है, और इधर वाला वेग इसको आगे ले जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऊपर वाला ऐसे नचा रहा है, ऐसे ऐसे नचा रहा है, और इधर वाला वेग इसको धक्का आगे की ओर दे रहा है ना? इस तरह से गति होती है। तो ये देख रहे हो, ये एक तरह से वृत्त बना है। इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या r इज इक्वल टू क्या था? m v अपान क्यू भी था ना, लेकिन यहाँ पे v जो है ऊपर वाला है, इसलिए v साइन थीटा हो जाएगा। इस कण की त्रिज्या क्या हो जाएगी? m v साइन थीटा अपान क्यू भी हो जाएगी। बोलो, m v साइन थीटा अपान क्यू भी हो जाएगी। हाँ हाँ या ना? हो जाएगी। अब देखो, इन सभी कणों के बीच की जो ये पथ, ये जो होता है ना, इसका आवर्तकाल क्या होगा? सबसे पहले आवर्तकाल टी निकाल लेते हैं। टी आवर्तकाल क्या होगा? टी आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल टी क्या होगा? आवर्तकाल टी क्या होगा? क्योंकि आवर्तकाल टी जो होता है वेग पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो इसका टी 2 पाई m अपान क्यू भी ही रहेगा, क्योंकि ये वेग पे गति करता डिपेंड करता ही नहीं है। है ना? ये वेग पे गति करता ही नहीं है, तो सेम रहेगा। आवर्तकाल जो होता है यह वेग पे गति करता ही नहीं है, तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, 2 पाई m अपान क्यू भी होगा, क्योंकि वेग पे गति निर्भर करता ही नहीं है, सेम रहेगा। जो पहले था अब वो भी रहेगा, वेग चाहे जैसा रहे उससे नहीं मतलब है। अब एक आता है पथ की पिच। क्या आता है? पथ का पिच। एक तो ये हो गया आपका, कण की त्रिज्या हो जाएगी, दूसरा आवर्तकाल, तीसरा क्या? पथ की पिच। पथ का पिच का मतलब इन दो के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसी को क्या कहते हैं? पथ का पिच कहते हैं। दो इस तरह से ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को क्या कहेंगे? पथ का पिच कहेंगे। पथ का पिच क्या होता है बताओ? ये जो दूरी को और कौन ले जा रहा है? v cos थीटा ले रहा है ना। वेग देखो, ऊपर वाला जो वेग है v sin थीटा, इसको तो ऊपर ले जा रहा है, इसलिए मैंने इसको त्रिज्या में लगा दिया। लेकिन v cos थीटा का इसको आगे की ओर ले जा रहा है, तो यहाँ पे पथ का पिच क्या हो जाएगा बताओ? इस p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v cos थीटा इंटू t, ये पथ का पिच हो जाता है। v cos थीटा इंटू t हो जाएगा पथ का पिच। ठीक है, अब t का मान 2 पाई अपान क्यू भी रख दो। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v cos थीटा 2 पाई अपान 2 पाई m अपान क्यू बी। एक ये आपका फार्मूला हो गया। p को कहते हैं पथ का पिच कहते हैं। बताओ, p को क्या कहते हैं? पथ का पिच कहते हैं। नोट कर लो सभी लोग। देखो भैया, जिसको पढ़ना है वह ये क्वेश्चन लगा लेना, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ना? जिसको नहीं पढ़ना है मत लगाना। हालांकि इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, नहीं कभी पथ का पिच पूछा जाएगा। हाँ, आवर्तकाल या वेग पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में है। ठीक है,
आंसर इसकी बात करें, आंसर की बात करें तो आंसर इसका मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। इसका आंसर आपका आएगा, 3 क्वेश्चन है इसमें ना, देखो आंसर लिख लो सभी लोग। इसका त्रिज्या आपकी आएगी 2.81 इंटू 10⁻² मीटर। त्रिज्या आपका क्या आएगा 2.81 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है ना। और त्रिज्या के बाद इसका आवृत्ति आएगा 1.7 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। और ऊर्जा इसका आएगा 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन प्रति वाट, है ना, ठीक है। नहीं ये आएगा, देख लेना, ठीक है। चलिए भाई, अब इसको हम रब करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं और आगे चलते हैं। चलिए ठीक है। भाई साहब आप लोग पढ़ा करो यार। हाँ वही कुंडली गति होता, ठीक है। पढ़ लो जाके आप सभी लोग। कल मैं लॉन्ग क्लास लूंगा और कल से मैं न्यूमेरिकल एकदम कम कर दूंगा, जितना न्यूनतम होगा। देखो मैं न्यूमेरिकल क्यों कराता, सीधी सी बात है, फिजिक्स में अगर मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ उसका मतलब होता है। जैसे मैंने दिशा निकालने का तरीका बताया, अगर 2-3 क्वेश्चन मैं नहीं कराया होता तो क्या आप लोग दिशा निकालने में अच्छा हो जाता? क्यों नियम दिखाने से तो नहीं होता है ना। अगर मैं यूज नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा तो आपको कैसे कंफर्म होगा, कैसे याद होगा? मैं इसी तरह से पढ़ा हूं तो मैं पढ़ाता हूं इसी तरह से, ठीक है। लेकिन जब आप लोग पढ़ोगे ही नहीं तो मुझे पढ़ाने का मतलब ही क्या है? जब पढ़ोगे ही नहीं तो पढ़ाने का मतलब क्या है? हाँ चलिए ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माता सरस्वती। सोच लेना क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो इससे क्या आप कर सकते हो आगे। किसी का डाउट वाउट बताने का मन नहीं कर रहा है मेरा। ठीक है, जो कर रहे हो इससे क्या, हाँ कहाँ तक जाओगे आप लोग बताओ। मुझे समझ में नहीं आता कि एक गांव के बच्चे होते हैं, किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, नहीं टीचर मिलते हैं। शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जहां तक मेरे लेक्चर्स यूट्यूब का नहीं पहुंचा होगा और वो अभी तक क्लास को नहीं ज्वाइन कर पाए होंगे, बहुत सारे बच्चे। मैं एप्लीकेशन में पढ़ाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, वो भी इतना मिनिमम फीस में। सोच लो जरा, इसका उद्देश्य यही है मेरा कि कम से कम एक साथ आप लोग पढ़ोगे, एक सही एक जगह आपका कंटेंट होगा तो ठीक रहेगा। यूट्यूब पे एक जगह नहीं हो पाता है, आप कितना भी कोशिश कर लो, लेक्चर कहीं प्लेलिस्ट से इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा। यूट्यूब भी उसे सजेस्ट नहीं करता है, ऊपर से ऐड वगैरह देता है, एप्लीकेशन पे ऐड नहीं देता है। ये पढ़ाने का उद्देश्य है। बहुत सारे ऐसे बच्चे गांव के छोटे छोटे घरों में होंगे जिनको अभी भी ये सब चीजें नहीं पता है, शायद उनके पास मोबाइल नहीं होगा और वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे। एक रूही नाम की लड़की है, बिहार से है, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। सुमन होगी तो उनको पता होगा, मैंने सुमन दिव्या, शायद वो भी क्लास में नहीं अभी आ रही है, मैंने उसका नंबर दिया था रूही का। रूही एक छोटे से गांव में पढ़ती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती भी है। मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उससे कहा देखो रूही, मैंने उसका फीस भी एकदम कम कर दिया था। कम क्या किया था, मतलब अपने जेब से भरा था एक बच्चे का, ठीक है।
रूही की बात मैं बता रहा हूँ, वो गांव में बच्चों को पढ़ाती, क्लास 10th वालों को, 12th की कोर्स उन्होंने ली है, एक आधा क्लास में आई भी थी। तो सर मुझे पता नहीं था, तो मैं पहले दिन से क्लास की होती, मैं पीछे हूँ सर। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे मुझे लगता है। मैं ये बात जानता हूँ क्योंकि मेरा घर खुद गांव में है। मैं वहां पे देखा हूँ, दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं है, वहां पे दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं है। मेरा घर खुद गांव में है। जरा सोचो, ये दो आंखें है ना, देखती है तो समान न, लेकिन दुनिया में क्या होता है, दो आंखों से अलग अलग चीजें देखी जाती है। अगर एक अमीर का लड़का होगा, उसे अच्छा कॉलेज में जाओगे पढ़ने के लिए, मैं इसी कोई बात नहीं, जिसके पास पैसे है वो अच्छा कॉलेज में पढ़ रहा है, लाखों रुपए महीने फीस है, लाखों रुपए मेरे महीने फीस है, और वो बढ़िया करता है। मैं खुद की बुआ की लड़की की बात बता रहा हूँ, छोटी सी है, मैं दिखा भी देता हूँ, वो उसको मैं दिखा भी देता हूँ। मेरी बुआ की लड़की बहुत छोटी सी है, देखो ये है, ठीक है, ये है ना। जिस कॉलेज में पढ़ती है उस कॉलेज का फीस जानोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, शायद उतना किसी के पापा या मम्मी महीने का पूरे साल का कमाते होंगे। 2.5 लाख रुपए सालाना फीस है ना। जहां पे वो पढ़ती वहां का कैरिकुलम, वहां का सिस्टम बहुत बढ़िया है। लेकिन सोचो, इसी के गांव के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सरकारी कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, सरकारी कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, सरकारी कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, साथ में ऐसे कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे नहीं अच्छे टीचर होते हैं, नहीं वहां पे इतना हाई लेवल तक कोई पढ़ा सकता है। अभी मैं कुछ हाई लेवल नहीं, इससे भी हाई लेवल तक जाया जा सकता है। त्रिज्या पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना के दे दूंगा आपको मैंने कि आप खड़े हो जाओगे यहाँ पे। मैं जब त्रिज्या पढ़ा था ना, मुझे जो सर पढ़ा, मैं इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि भगवान ने मुझे एक अच्छे परिवार में ऐसा माता पिता दिया जो कि मुझे पढ़ा सके, बाहर भेजकर मैं पढ़ाऊँ। इसलिए भगवान को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। भगवान ने मुझे, शायद मेरे पुराने कर्म अच्छे रहे होंगे तो इसलिए मुझे ऐसी जगह भेजा गया और मैं अच्छे पढ़ा भी। मैं एक सिंपल त्रिज्या पे मैं सोच रहा था क्वेश्चन कितना बनाया था, 42 क्वेश्चन मुझे त्रिज्या पे क्वेश्चन बनाया गया था, यानी रेडियस पे हम 42 क्वेश्चन बनाए थे। कितना? 42। आपको मैंने कितना बनवाया यहाँ पे? 3 या 4 क्वेश्चन बनवाया है। सोचो, अगर मैं 42 क्वेश्चन लगाया हूं तो कुछ तो अलग लगाया होगा, कुछ तो लगाया होगा। बहुत से बच्चों का सपना है आईआईटी या नीट में जाना। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। सोच लो भाई, नहीं हो पाएगा आप लोगों का। जितना सोच रहे हो आसान है, कुछ आसान नहीं हो पाएगा। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, अगर ये स्थिति रही तो याद करना, मेरी ये क्लास जो आईआईटी नीट में जाना चाहते हैं, आपकी यही स्थिति रही तो नहीं हो पाएगा। आप क्लास 12th में पढ़ते हो, मुझे पता है कोटा में इस समय क्लास 12th वाले जो नर्सर के बच्चे होते हैं ना, कम से कम 17 घंटे पढ़ते हैं। कितना घंटे? 17 घंटे, 18 घंटे पढ़ते हैं। और हम भी पढ़ाऊंगा, मुझे पता है। आप कितना घंटा पढ़ते हो, आप अपने आप से पूछ लो, फिर पता चल जाएगा कितने घंटे आप लोग पढ़ते हो। पूछ लो अपने आप से, तो उनका सिलेक्शन होगा कि आपका सिलेक्शन होगा। नहीं हो पाएगा। पैसा बर्बाद मत करना किसी का। सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, जो सच है वो बता दे रहा हूँ। एक तो आपको सभी कंटेंट नहीं मिल रहा है, ऊपर से आपके अंदर पढ़ने का ललक भी नहीं है, तो कैसे हो पाएगा। 6 घंटे 7 घंटे से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। 6-7 घंटे से तो ठीक से एयरफोर्स का एग्जाम निकल जाए, उतना ही बहुत बड़ी बात है। आईआईटी नीट की बतिये छोड़ो, 10 घंटे 12 घंटे समझ रहे हो। ये छोटी सी लड़की है, इसकी गाना सुनोगे तो इतना अच्छा गाती है। मैं दिखा रहा हूं आपको, मेरे पास होंगे इसके वीडियो। सबका स्वागत है। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। यूं बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, सस
तो मैं यही बात कर रहा था, अदिति नाम है उसका, ठीक है, छोटी सी है। तो भगवान ने 2 आंखें दी हैं आपको, समान देख रहे हो, लेकिन यही 2 आंखें अमीर को अलग तरीके से देखती हैं, गरीब को अलग तरीके से देखती हैं, गांव में रहने वाले बच्चों को अलग देखती हैं और शहर में रहने वाले बच्चों को अलग होता है। सीधी सी बात है, कंपटीशन में वो आगे होंगे, आप पीछे होंगे, और फिर आप गांव में ही रह जाएंगे, वो आगे निकलते जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, 2 आंखें जो हैं 2 अलग अलग देख रही हैं, आपको कुछ अलग बना रही है और किसी और को, और आप इस लायक हो भी, क्योंकि आपको अगर कोई पढ़ाने लगेगा तो आपको लगेगा ज्यादा गलत कर रहा है, आप इस लायक हो भी, आप इस लायक हो भी, ऐसी बात नहीं है। सोच लो आप इस लायक हो, क्योंकि अमीर आगे बढ़ता जाएगा, जिसके पास पैसे हो आज ज्यादा पैसे कमाएगा, जो आप हो ना वहीं पे रह जाओगे, नहीं बन पाओगे डॉक्टर, नहीं बन पाओगे इंजीनियर। ये स्थिति रही तो मुझे पता, अगर मैं थ्योरी पढ़ा दूं ना, जाओगे अगले साल कोटा या कहीं पे भी तैयारी करने, बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी करने के लिए कहेंगे, जाओगे तैयारी करने, खाक नहीं कुछ समझ में आएगा, आप लोगों को मुंह नीचे हो जाएगा, पूरी साल मेहनत करोगे, रिजल्ट 0 होगा, कंपटीशन इतना ज्यादा है। ट्वेल्थ में थे तो हम लोग जो अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थी उसके क्वेश्चन तो लगाते ही थे, साथ में एससी वर्मा सर का बुक आती थी उसको लगाते थे, एससीबी कहा जाता था। कभी बोर्ड का तो मैंने पढ़ा ही नहीं। चलो ठीक है, समझ जाओगे तो समझ जाओगे, लेकिन शायद मैं फालतू का आप लोगों को समझा रहा हूं, कोई मतलब नहीं है समझाने का। अब से मैं क्वेश्चन ही कम दूंगा, न्यूमेरिकल ही कम दूंगा, उतना ही दूंगा जितने से बोर्ड में हो जाए। दो 4-5 बच्चों को पढ़ा के क्या करूंगा। चलो ठीक है, मैथ पढ़ते थे तो मैथ में एनसीईआरटी के अलावा आरडी शर्मा चलता था। जब आप लोगों को पढ़ना ही नहीं तो मैं पढ़ा के क्या करूंगा बताओ, पढ़ना होता तो पढ़ाता मैं। चलो ठीक है, सभी को गुड नाइट, जय माता सरस्वती सभी को, चलो।